हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग आज बात करने वाले हैं यूनिट 2 के पीवाईक्यूज के बारे में। तो यूनिट 2 के जो पीवाईक्यूज है उसका पहला पार्ट मैं आज के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग अभी देखेंगे इसके बाद वाले सेशन में। स्टार्टिंग में हम क्वेश्चंस कम रख रहे हैं, 30 25 30 क्वेश्चंस रख रहे हैं। धीरे धीरे इस क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, हम 50 100 क्वेश्चंस करेंगे और संडे संडे एफएलटी भी लेके आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप जरूर इसको लगाइएगा। आपको अदर स्टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यू के असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे और आप लोगों की तैयारी को एक नई दिशा देने वाली ये सीरीज हमने शुरू की है। हम 10 यूनिट आप लोगों की करवाएंगे और डेली आपको क्लासेस मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। शुरू करते हैं आज का सेशन। इसके साथ ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कोर्स की जानकारी दे देता हूँ। ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास जो है वो चल रही हैं। जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कि जो प्राइस रखी हमने, इसकी जो फीस है वो कितना है, तो आपकी इसकी फीस की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी जो अभी ऑफर, तो इसकी प्राइस जो है वो कितना है, 2,999 वैसे प्राइस है इसकी। पर अगर आप इसको अभी परचेस करते हैं तो ये आपको 2000 प्लस जीएसटी में मिल जाएगा। तभी आपको एक कोर्स जो है 2000 प्लस जीएसटी में मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि इस 2000 की फीस में आपको 3 चीजें मिल रही है, नेट सेट और एपी की तैयारी भी। एक प्राइस में आपको 3 कोर्स मिल रहे हैं। नेट सेट आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 3 अलग अलग कोर्स अलग परचेस करना पड़ेगा और बहुत महंगी आपको जो है मिलेगा। तो आप यहाँ पर नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स यहाँ पर केवल 2000 रुपए में मिल सकता है ना, और इसके लिए जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, नोट्स टेस्ट मिलने वाले, प्रैक्टिस और स्टडी मटेरियल मिलने वाला, एक्सपर्ट फैकल्टीज, डाउट सेशन, ऑल सब्जेक्ट, और इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी 12 महीने। ठीक है, चलिए आज की सीरीज हम लोग शुरू करते हैं। सीरीज का पहला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन यूरोप में दो तलवारों का सिद्धांत मुख्य रूप से किसके बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है। इन मिडिएवल यूरोप द थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स इन प्राइमरली रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, राजा और सामंत, चर्च और राज्य, या पोप या सम्राट, सेना और नागरिक प्रशासन, लॉर्ड्स या कॉमन्स। तो आपको बताना है ये दो तलवारें जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है राजा और सामंत, चर्च और राज्य, पोप या सम्राट, सेना नागरिक प्रशासन, लॉर्ड्स और कॉमन्स। देखिए, दो तलवारों का सिद्धांत यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है मुख्यतः ये जुड़ा हुआ है चर्च और राज्य। तो यहाँ पर बताया गया था कि ईश्वर की दो तलवारें, एक चर्च है और एक राज्य है। चर्च मुख्यतः यहाँ पर जो है मोक्ष के जो चीजें हैं उसमें नियंत्रित करता है, माना आध्यात्मिक सत्ता पर जो नियंत्रण है वो किसका रहेगा, चर्च का। और जो ये भौतिक सत्ता इस पर नियंत्रण रहेगा राज्य का। परंतु चूंकि आध्यात्मिक सत्ता मेन है, यहाँ पर चर्च को भी कुछ लोग कहते हैं कि राजा के नियंत्रण में होना, मतलब राजा जो है वो चर्च के नियंत्रण में होना चाहिए। इसका कुछ विपरीत विचारधारा भी है कि चर्च जो है वो राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा बी, दो तलवारों का सिद्धांत मध्यकालीन पश्चिमी विचार का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह धार्मिक और लौकिक सत्ताओं के बीच अधिकारों के बंटवारे और आपसी समन्वय को दर्शाता है। सेकेंड प्रश्न देखिए, किस मध्यकालीन ईसाई दार्शनिक द्वारा द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक लिखकर चर्च की सर्वोच्चता को वैचारिक आधार दिया। तो आपको बताना किस यहाँ पर जो है क्रिश्चियन फिलोसफर ने यहाँ पर द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक लिखी है और ये लिखकर उन्होंने चर्च को प्रायोरिटी दी है राज्य पर। बताइए इसका आंसर। ऑप्शंस हैं थॉमस एक्विनोस, सेंट ऑगस्टीन, मार्सिलिनो या मार्सिलियो ऑफ पादुआ, जॉन ऑफ सेलिसबरी। बताइए इसका क्या आंसर रहेगा भाई, इन चार ऑप्शंस में क्या सही आंसर होना चाहिए। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर रहेगा बी, सेंट अगस्टिन ने अपनी प्रसिद्ध रचना द सिटी ऑफ गॉड में ईश्वरीय साम्राज्य को लौकिक साम्राज्य माने राज्य से श्रेष्ठ बताया। आगे चलकर दो तलवारों के सिद्धांत की पृष्ठभूमि तैयार की। तो सेंट अगस्टिन पहले विचारक है जिन्होंने यहाँ पर चर्च को श्रेष्ठ माना है राज्य से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के बौद्धिक जनक कौन माने जाते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के बौद्धिक जनक, बिहेवियर रिवॉल्यूशन के इंटेलेक्चुअल गॉडफादर किसे माना जाता है। तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के बौद्धिक जनक किसको माना जाता है ये बताना है।
डेविड स्टर्न, चार्ल्स मेरियम, हेरोल्ड लॉसवेल, आर्थर बेंटले। तो अब बताइए इसका आंसर। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के बौद्धिक जनक, हु इज कंसिडर्ड द इंटेलेक्चुअल गॉडफादर ऑफ द बिहेवियरल रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या रहेगा भाई। का आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। शिकागो संप्रदाय के चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है। उनकी पुस्तक, अब ये पुस्तक का नाम याद रखना, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। उनकी पुस्तक कौन सी? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन पर उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के कितने मूल आधार या लक्षण बताए हैं, जिन्हें इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स कहा जाता है, बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है। तो आपको बताना है डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के कितने मूल आधार या लक्षण बताए जिन्हें बौद्धिक आधारशिला कहा जाता है। ये सब अगर आपने क्लासेस ली हैं तो क्लासेस में सब पढ़ा है हमने, 6, 8, 10 या 12। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा बी, 8। 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई हैं। पहला है नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धीकरण, शुद्ध विज्ञान और एकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म माने उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य नारा क्या है जो डेविड स्टर्न द्वारा 1969 में दिया गया। व्हाट इज द मेन स्लोगन ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म बाय डेविड स्टर्न इन 1969? ऑप्शंस हैं केवल मूल्य और आदर्श, ऑप्शन बी प्रासंगिकता और क्रिया, सी है शुद्ध विज्ञान और तकनीकी, या फिर हम लोग बात करें ऐतिहासिकता और दर्शन। बताइए इसका क्या आंसर रहेगा भाई। जल्दी से इसका आंसर तो क्या रहेगा भाई। इसका सही आंसर रहेगा बी, व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए डेविड स्टर्न ने, अच्छा उत्तर व्यवहारवाद के जनक भी डेविड स्टर्न ही है, व्यवहारवाद की प्रारंभिक जो जनक है वो डेविड स्टर्न ही है। तो यहां पर उन्होंने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा की, जिसका मुख्य नारा क्या था यहाँ पर? प्रासंगिकता और कर्म या क्रिया, रिलेवेंस और एक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के लिए मुख्य रूप से कौन से विचारक जिम्मेदार है? तो राजनीतिक सिद्धांत के रिवाइवल या रिसर्जेंस के लिए कौन से विचारक जिम्मेदार है? ऑप्शन से डेविड स्टंट या रॉबर्ट डहल, जॉन रॉल्स, लियो स्ट्रॉस, हन्ना अरेंट, चार्ल्स मैरियम लॉसवेल, या फिर चार्ल्स पॉपर या इसेया बर्लिन। बताइए इसका क्या आंसर रहेगा भाई। क्या आपने यहाँ पर जो है राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान एक टॉपिक है उसमें ये पढ़ा है, इसका आंसर दीजिए क्या रहेगा भाई। जल्दी से आंसर दो। इसका आंसर रहेगा बी। तो 1970 के दशक में जॉन रॉल्स की पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो है लियो स्ट्रॉस, हन्ना अरेंट और माइकल ओकेशॉट, इसके दार्शनिक कार्यों से राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो आपको बताना कि व्यवहारवाद के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद आया था, वो क्यों आया था, उसके रीजंस क्या थे? ऑप्शंस हैं तकनीकी का अत्यधिक अभाव, समकालीन राजनीतिक व सामाजिक व राजनीतिक संकटों के प्रति उदासीनता, दर्शन शास्त्र का अत्यधिक प्रभाव, या मार्क्सवादी विचारों का समर्थन। क्या रहेगा इसका आंसर भाई? तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? What was the primary reason for the emergence of post-behavioralism as a reaction against behavioralism in political science? Options हैं complete lack of techniques, indifference to contemporary social and political crisis, excessive influence of philosophy, support for Marxist ideas. इसका आंसर रहेगा बी, व्यवहारवाद ने तकनीकों और मूल्य निरपेक्षता पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित किया कि वह 1960 के दशक के अमेरिकी संकट जैसे वियतनाम क्राइसिस, नागरिक अधिकार आंदोलन, इसको समझने और सुलझाने में पूरी तरह असफल रहा। इसी कारण उत्तर व्यवहारवाद का क्या हुआ? उदय होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन यूरोप में किस विचारक ने दो तलवारों के सिद्धांत का खंडन करते हुए जो राजा है उसकी सर्वोच्चता का पुरजोर समर्थन किया? देखिए, दो तलवारों के सिद्धांत अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। दो तलवारों के सिद्धांत में एक साइड था चर्च यानी पोप और दूसरी साइड था राजा। अब दोनों में सर्वोच्चता की होड़ है। कुछ लोग कह रहे चर्च जो है वो श्रेष्ठ है, कुछ लोग कह रहे राजा श्रेष्ठ है। तो यहाँ इन कुछ आपको बताने किस थिंकर ने ये कहा या किस विचारक ने ये कहा कि यहाँ पर जो है राजा श्रेष्ठ है, चर्च नहीं। माने पोप जो है ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्म गुरु वो श्रेष्ठ नहीं है, राजा श्रेष्ठ। मार्सिलियो ऑफ द पादुवा ये पहला ऑप्शन है। सेंट थॉमस एक्विनोस दूसरा ऑप्शन। पोप बेनिफिस अष्टम तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है सेंट ऑगस्टीन। तो बताइए, सेंट ऑगस्टीन के बारे में तो भी आपने देखा था कि इन्होंने चर्च का समर्थन किया, चर्च को श्रेष्ठ माना है। ये तो होगा नहीं। आंसर रहेगा ए, मार्सिलियो ऑफ द पादुआ या ऑफ पादुआ। इन्होंने अपनी पुस्तक डिफेंसर पेसिस, अब ये भी याद रखिएगा, डिफेंसर पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है तो आपसे पूछा जाए तो मार्सिलियो ऑफ द पादुआ। इन्होंने अपनी पोप की जो राजनीतिक सत्ता इसको पूरी तरह खारिज किया है और राज्य को चर्च से स्वतंत्र व सर्वोच्च माना है। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है तो मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है और आप अपने मूल्यांकन भी कर सकते हैं ना। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो इस क्लास को रेगुलर रखिए, है ना। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट्स के माध्यम से अपने अनुभव भी शेयर किए ताकि हम लोग जो सुझाव आप लोगों को लगते हैं, आपकी कुछ सलाह है तो आप जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित उत्तर व्यवहारवाद की जो 7 प्रमुख विशेषताओं को उसको किस नाम से जाना जाता है? तो डेविड स्टन ने जो उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं बताई है उसको किस नाम से जाना जाता है? इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन, क्रेड ऑफ रिलेवेंस, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी या फिर वैल्यू फ्री थ्योरी? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका आंसर क्या रहेगा वो बताओ जल्दी से कमेंट करके। उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं जो डेविड स्टन बताइए उसको क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। का सही आंसर रहने वाला है बी। तो डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के 7 सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए क्रेडो ऑफ रिलेवेंस या प्रासंगिकता का सिद्धांत शब्द का प्रयोग किया। तकनीक से पहले उन्होंने सब्सटेन माने सार को महत्व दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन को मूल्य सापेक्षतावाद का परिणाम माना है? तो निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन को मूल्य सापेक्षतावाद वैल्यू रिलेटिविज्म इसका परिणाम माना है? Who among the following attributed the decline of political theory to value relativism? ऑप्शन है अल्फ्रेड कोबन, लियो स्ट्रॉस, रॉबर्ट डहल या पीटर लॉसलेट। बताइए भाई इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर दो लोग, सब लोग जल्दी से, ताकि पता चले क्या रहेगा इसका आंसर। कितनी तैयारी आप लोगों की? तो इसका आंसर रहेगा बी। लियो स्ट्रॉस का मानना था कि व्यवहारवादियों द्वारा मूल्यों को विज्ञान से बाहर करने और मूल्य सापेक्षतावाद को अपनाने के कारण राजनीतिक दर्शन मृतप्राय हो गया है, जिससे क्या हुआ? इसका पतन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पॉलिटिकल थ्योरी अब मत हो चुकी है, पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड। 1956 में ये विवादित वक्तव्य किस विचारक ने दिया? तो ये स्टेटमेंट किसका है ये आपको बताना है। अब पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड ये स्टेटमेंट किसका है ये आप बताइएगा। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट डहल, पीटर लॉसलेट, सिमोर मार्टिन लिपसेट या फिर डेविड स्टन। क्या रहेगा भाई? का आंसर दो जल्दी से, क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल थ्योरी अब डेड हो चुकी है ये स्टेटमेंट किसका है? इसका आंसर होना चाहिए बी। पीटर लॉसलेट ने 1956 में अपनी पुस्तक फिलोसफी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के संपादन के दौरान ये घोषणा की थी कि प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद के कारण पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत क्या हो गया है? मर चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहारवाद की परिमाणीकरण की विशेषता का क्या अर्थ है? तो व्हाट डज द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिफिकेशन मीन? फर्स्ट, राइटिंग ओनली क्वालिटेटिव फैक्ट्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड मेजरमेंट। सी, कलेक्टिंग ओनली हिस्टोरिकल डेट्स। एंड डी, मेजरिंग फिलोसफिकल आइडियाज। बताओ भाई का आंसर क्या रहेगा? व्यवहारवाद की परिमाणीकरण की मुख्य विशेषता आपको बतानी है, क्या है? जल्दी, केवल गुणात्मक तथ्यों को लिखना। डेटा और मापन के लिए यहाँ पर
सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग करना, केवल ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह करना, या दार्शनिक विचारों को मापना। इसका आंसर रहेगा बी, व्यवहारवाद में शुद्धता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक व्यवहार और आंकड़ों के मापन, उनके सारणीकरण, सांख्यिकी और गणितीय उपकरणों के प्रयोग को क्या कहा गया है? परिमाणीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, बल्कि ये कुछ विचारकों के कार्यों में हमेशा जीवित था। तो कुछ लोगों का एक स्टेटमेंट है, मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताना है किसने दिया है। राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, बल्कि कुछ विचारकों के कार्यों में हमेशा ये जीवित था। Political theory did not need a resurgence. It was always alive in the work of certain thinkers. In whose context is this statement correct? Option A, Robert Dahl or David Epter. B, Hannah Arendt, Asa Berlin or Leo Strauss. C, Stan or Loswell. And D is Armand and Powell. क्या रहेगा इसका आंसर भाई? बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर रहेगा बी। जब व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के पतन की यहाँ पर जो है घोषणा कर रहे थे, उसी दौर में हन्ना आरेंट, लियो स्ट्रॉस और माइकल ओकेशार्ट, एसिया बर्लिन जैसे विचारक लगातार उत्कृष्ट आदर्शात्मक राजनीतिक दर्शन लिख रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। व्यवहारवाद की मूल्य निरपेक्षता, वैल्यू फ्री या वैल्यू न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ है ये बताना। व्हाट इज द मेंट बाय द वैल्यू फ्री या वैल्यू न्यूट्रलिटी टेंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो व्यवहारवाद की मूल्य निरपेक्षता का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन, अनैतिक राजनीति को बढ़ावा देना। दूसरा, शोधकर्ता को अपने व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों और प्राथमिकताओं को वैज्ञानिक अध्ययन से अलग रखना चाहिए। सी, केवल धार्मिक मूल्यों का अध्ययन करना। या डी, लोकतंत्र के मूल्यों का विरोध करना। तो इसका आंसर रहेगा बी। व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान को भौतिक विज्ञान की तरह तटस्थ होना चाहिए। शोधकर्ता को क्या होना चाहिए, इसके स्थान पर क्या है, इस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन, इसमें पोप की पूर्णता या पोपल संप्रभुता है ना, इसके सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो आपको बताना था कि मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन में पोप की पूर्णता या पोपल संप्रभुता, इसके सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? ऑप्शन है जॉन ऑफ सेलिसबरी, सेकेंड है पोप इनोसेंट तृतीय या बेनिफोस अष्टम, सी दांते इलिघेरी और डी ओकम के विलियम। तो बताइए, मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन में पोप की पूर्णता के सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक कौन है, ये आपको बताना है। इसका आंसर है बी। तो पेरेनिटूडो पोटेस्टिटिस का अर्थ है पोप की सर्वोच्चता या असीमित सत्ता, और इसके समर्थक है पोप इनोसेंट तृतीय और बोनिफेस अष्टम। इसने दावा किया कि राज्य सत्ता केवल पोप के आशीर्वाद से ही चल सकती है या उससे ही लीगल हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवाद एक सफल क्रांति थी। तो राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवाद एक सफल क्रांति थी जिसने राजनीति को एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। ये स्टेटमेंट किसका है, ये आपको बताना है। Behaviorism was a successful protest movement that provided political science with a new scientific perspective. Defensive view is this. Option is Alfred Cockburn, Robert Dahl, हन्ना आरेंट या दांते जर्मिनो। बताओ भाई, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक सफल क्रांति थी जिसने राजनीति को एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। ये विचार किसका है, आपको बताना। जल्दी से कमेंट करो सब लोग और इसका आंसर दो, क्या होना चाहिए भाई। ये आप लोगों की तैयारी है, एक समग्र तैयारी हम लोग लेके चल रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चंस कम रखने का रीजन भी ये कि हम टॉपिक वाइज, थिंकर वाइज क्वेश्चंस लेके चलते हैं ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाए। हम लेने को तो पूरी सीरीज भी लाएंगे, हम लोग इसमें एफएलटीज भी लाएंगे, पर अभी आप लोगों की यहाँ पर टॉपिक वाइज तैयारी का हमने सोचा है कि कुछ पार्ट वाइज तैयारी हो जाएगी तो ज्यादा अच्छे से। आंसर दो इसका, क्या रहेगा भाई? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बी। तो रॉबर्ट डहल ने अपने प्रसिद्ध लेख द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, एपिटेफ फॉर अ मोमेंट टू अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट, इसमें व्यवहारवाद को, राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने वाली एक सफल क्रांति माना था।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में तथ्य मूल्य द्वैतभाव माने फैक्ट वैल्यू डिक्टोमी पर सबसे अधिक प्रहार उत्तर व्यवहारवाद के किस सिद्धांत पर किया गया? तो आपको बताना, राजनीति विज्ञान में फैक्ट वैल्यू डिक्टोमी पर सबसे अधिक प्रहार जो पोस्ट बिहेवियरिज्म के किस सिद्धांत द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं रिफाइनमेंट ऑफ टेक्निक्स, सोशल रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल, एक्शन ओरिएंटेड साइंस, या फिर वाइटल रोल ऑफ वैल्यूज माने तकनीकों का परिष्करण, या फिर बुद्धिजीवियों की सामाजिक भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान, या मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई, जल्दी से आंसर दो इसका सब लोग। राजनीति विज्ञान में तथ्य मूल्य भेदभाव पर सबसे अधिक प्रहार उत्तर व्यवहारवाद के किस सिद्धांत द्वारा किया गया? और 4 सिद्धांत आपको बताए गए हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई। इसका आंसर रहेगा डी। तो उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवादियों के इस विचार को खारिज कर दिया कि राजनीति विज्ञान पूरी तरह मूल्य निरपेक्ष हो सकता है। डेविड स्टर्न ने माना है कि मूल्यों को समझे बिना राजनीतिक विश्लेषण कैसा है? अधूरा और दिशाहीन। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकाल के किस विचारक ने 2 तलवारों के सिद्धांत को जैविक रूप देते हुए राजा को सिर और चर्च को आत्मा कहा है? तो मध्यकाल के किस विचारक ने 2 तलवारों का सिद्धांत को जैविक रूप देते हुए राजा को क्या माना है? सिर, और चर्च को क्या माना है? आत्मा। ऑप्शंस है जॉन ऑफ सेलिसबरी, बी मार्सिली ऑफ पादुआ, सी सेंट ऑगस्टीन, और डी निकोलो मैकियावेली या निकोली मैकियावेली। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा ए, जॉन ऑफ सेलिसबरी ने जो पुस्तक है पॉलीक्रिटिक्स में राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। उन्होंने राजा को सर और पादरियों को आत्मा बताया, जिससे चर्च की सर्वोच्चता सिद्ध होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत कुत्ता घर में चला गया, डॉग हाउस में चला गया है। व्यवहारवाद के चरम दौर में राजनीतिक सिद्धांत की दयनीय स्थिति पर यह टिप्पणी किसने की? तो ये एक स्टेटमेंट दिया था, राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है, कुत्ता घर में चला गया है। और व्यवहारवाद के दौर में यह टिप्पणी की गई थी, किसने की थी आपको बताना? पीटर लॉथलेट, रॉबर्ट डहल, अल्फ्रेड कोबन, या फिर दांते जर्मनो। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ये टिप्पणी किसने की है आपको ये बताना है। इसका आंसर रहेगा सी, अल्फ्रेड कोबन ने 1953 में अपने प्रसिद्ध लेख में कहा था कि समकालीन राजनीति विज्ञान ने आदर्शात्मक चिंतन को छोड़कर उसे क्या बना दिया है? कुत्ता घर में धकेल दिया है, जिससे मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों का क्या हो गया है? पतन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल के प्रसिद्ध विवाद इन्वेस्टिट्यूर विवाद के दौरान किस जर्मन सम्राट को पोप ग्रेगरी सप्तम के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कनोसा की यात्रा करनी पड़ी थी? तो आपको बताना है, मध्यकाल के प्रसिद्ध विवाद इन्वेस्टिट्यूर विवाद के दौरान किस सम्राट को पोप ग्रेगरी सप्तम के सामने यहाँ पर क्या करना पड़ा था? सरेंडर करना पड़ा था। उसके लिए कनोसा की यात्रा करनी पड़ी थी। ऑप्शंस हैं हेनरी चतुर्थ, चार्ल्स पंचम, फ्रेडरिक बारबोरोसा, या लुई 14। का आंसर रहेगा ए। 1077 ईस्वी में पवित्र रोम सम्राट हेनरी चतुर्थ को पोप द्वारा बहिष्कृत किए जाने के बाद कनोसा के किले में 3 दिनों तक बर्फ में नंगे पैर खड़े होकर पोप ग्रेगरी सप्तम से माफी मांगनी पड़ी थी, जो 2 तलवारों के विवाद का चरम बिंदु था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद के कर्मनिष्ठ विज्ञान सिद्धांत का मुख्य संदेश क्या है? तो आपको बताना कि जो एक्शन साइंस है उस सिद्धांत का मुख्य संदेश क्या है। पहला ऑप्शन है ज्ञान का उपयोग केवल पुस्तकालयों तक सीमित होना चाहिए। बी राजनीतिक वैज्ञानिकों को समाज के पुनर्निर्माण और समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? सक्रिय कार्य करना चाहिए। सी केवल सरकारी नीतियों का आंख मूंद कर समर्थन करना चाहिए। और डी दार्शनिक ग्रंथों का केवल क्या करना चाहिए? अनुवाद। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी, कर्मनिष्ठ विज्ञान का अर्थ है ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाना। और डेविड स्टर्न के अनुसार यदि कोई राजनीतिक वैज्ञानिक समाज की ज्वलन समस्याओं को दूर करने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है तो उसका ज्ञान क्या है? व्यर्थ है। ऑप्शंस हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, राजनीतिक विज्ञान में वैचारिक पतन डिक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजी और राजनीतिक सिद्धांत का पतन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसको आपस में जोड़ने वाला प्रमुख समाजशास्त्री कौन है?
तो वैचारिक पतन और राजनीतिक सिद्धांतों के पतन, इनको आपस में जोड़ने वाला प्रमुख समाजशास्त्री बताना है आपको। ऑप्शंस हैं सी राइट मिल्स, सेमूर या सीमूर, मार्टिन लिपसेट, डेनियल बेल या मैक्स वेबर। बताइए भाई, वैचारिक पतन और राजनीतिक सिद्धांत के पतन, इन सिद्धांतों को आपस में जोड़ने वाला यहाँ पर आपको बताना है सोशलिज्म कौन है। इसका आंसर रहेगा सी, डेनियल बेल ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ द आइडियोलॉजी इसमें तर्क दिया कि पश्चिमी दुनिया में बड़े वैचारिक मतभेद समाप्त हो चुके हैं, जिसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की ओर गति दी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विचारक ने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को इतिहासवाद और प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध एक बौद्धिक विद्रोह कहा? तो आपको बताना है किस विचारक ने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को इतिहासवाद और प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध एक बौद्धिक विद्रोह कहा। ऑप्शन है डेविड स्टेंट, दांते जर्मिनो, लियो स्ट्रॉस या रॉबर्ट डहल। बताइए बस क्या आंसर रहेगा इसका। सब लोग जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दो, क्या होना चाहिए भाई। किस विचारक ने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को इतिहासवाद और प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध एक बौद्धिक विद्रोह कहा? ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही आंसर रहेगा दांते जर्मनी। उन्होंने अपनी पुस्तक बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में स्पष्ट किया है कि लियो स्ट्रॉस और मेरिटेन जैसे विचारकों ने प्रत्यक्षवाद के वैज्ञानिक दावों को तोड़कर राजनीतिक दर्शन को क्या किया है, पुनर्जीवित। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी आंदोलन के दौरान शिकागो संप्रदाय के तहत राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से किस पद्धति पर जोर दिया गया? तो आपको बताना कि व्यवहारवादी आंदोलन जब हो रहा था तब शिकागो संप्रदाय के तहत राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से किस पद्धति पर जोर दिया गया? पहला, ऐतिहासिक व कानूनी पद्धति, बी, अनुभाविक व मनोवैज्ञानिक पद्धति, सी, दार्शनिक और आदर्शात्मक पद्धति, या डी, केवल मार्क्सवादी द्वंदात्मक पद्धति। बताओ भाई इसका आंसर। During the behavioral moment, which methodology was primarily emphasized for studying political behavior under the Chicago School? बताओ इसका आंसर सही। बी, चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में शिकागो संप्रदाय ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के करीब लाया। उन्होंने मानव के वास्तविक व्यवहार, मतदान प्रतिमान और शक्ति संरचना के अनुभविक अध्ययन पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन यूरोप में ग्रेगोरियन सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मध्यकालीन यूरोप में जो दो तलवारों के सिद्धांत था उसको संतुलित करने के लिए जो ग्रेगोरियन सिद्धांत आया था उसका उद्देश्य क्या था, ये बताना है। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेगोरियन रिफॉर्म्स इन मेडिएवल यूरोप व्हिच अल्टरेट द बैलेंस ऑफ द टू सॉर्ट? ऑप्शंस हैं, चर्च को सम्राट के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाना, बी, चर्च को धर्मनिरपेक्ष राजाओं के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त करना और पोप की सर्वोच्चता स्थापित करना, सी, सैन्य तानाशाही स्थापित करना, और डी, सामंतवाद को समाप्त करना। बताइए भाई इसका आंसर क्या रहेगा। और आज की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है, इसके आगे 26 से नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है बी, पोप ग्रेगरी सप्तम द्वारा शुरू किए गए इन सुधारों का उद्देश्य पादरियों के भ्रष्टाचार को समाप्त करना और बिशपों की नियुक्ति से राजाओं के हस्तक्षेप को हटाना था, जिसने आध्यात्मिक तलवार लौकिक तलवार से अधिक शक्तिशाली हो गई। ठीक, चलिए कोर्स के बारे में बता ही चुका हूं। ऑल एग्जाम प्लेस पे नेट सेट और एपी की क्लासेस शुरू हो चुकी है। जो भी आपको कोर्स मिलेगा 2000 रुपए प्लस अलग से आपको पे करना, ठीक है। तो इसमें आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट्स के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा ना, ताकि हम कुछ अगर आपके सुझाव है तो उनको अपनाएं, आप कैसा क्या चाहते हैं उसमें और हम लोग सुधार करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।